तो आप समझिए कि इफ़ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो क्या क्या होगा। तो पक्का इसमें क्या है, पहला नंबर कि इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू इट, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मास तो बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज, वही कारण है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स के वजह से। अब डेंसिटी जो है डिक्रीजेज करेगा एज वॉल्यूम विल इंक्रीजेज मोर देन मास इंक्रीजेज। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा समझना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो चीज़ लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पे मास बढ़ा है, पहले वाला में मास घटा था तो कोई टेंशन नहीं था, अब मास बढ़ा तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है पहला नज़र से, है ना। दूसरा क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, यानी दोनों चीज़ इसी में, तो डिसीजन लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं कि डेंसिटी डिक्रीज करेगा एज वॉल्यूम विल इंक्रीजेज मोर देन मास इंक्रीजेज। जितना मास बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ने लगता है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, देखिए, देयर इज टू सिमेट्रिकल मेटल स्पेयर ए एंड बी, if 100 electrons are transferred from A to B, then find charge on A and B, also find mass difference between A and B। मतलब कह रहा है कि दो सिमेट्रिकल स्फीयर है जिसका नाम A और B है ना। A से 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हुआ B में, तो आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड चार्ज A पे और B पे फाइनली कितना है, और कैलकुलेट करना है ऑल्सो फाइंड डिफरेंस बिटवीन A एंड B, डिफरेंस बिटवीन A एंड B। इसको बनाइए, पॉज करके जल्दी से ट्राई कीजिए, बनेगा, है ना। चलिए देखिए, है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं। तो फाइनली जब इससे 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको पता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस, जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। तो चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना हो जाएगा, तो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे तो पहले प्लस होगा, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 100 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। तो इसलिए 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो भी आंसर हो जाएगा, है ना, दैट इज प्लस, आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। ठीक उसी तरह से ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो चार्ज ऑन स्फीयर बी कितना होगा, तो चूंकि ये गेन कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 100 इंटू 1.6 इंटू 19 कूलम इतना हो जाएगा। अब कीजिएगा तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। अब देखिए कह रहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड मास डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच मास डिफरेंस। तो देखिए 100 इससे निकला और 100 इसमें गया, है ना, तो 100 को क्या जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन इससे निकला और 100 इसमें एंट्री किया, तो ये दोनों के बीच मास डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 निकला और 100 गया, यानी 200 इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। तो हम लिख सकते हैं तीसरा नंबर पार्ट का जो क्वेश्चन है कि मास डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा 200 गुने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे का टॉपिक है, मिटाया जाए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी है चार्ज का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, प्रॉपर्टी है। तो इसमें दो कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट पहले देख लीजिए। ओल्ड कंसेप्ट ये था कि चार्ज कैन neither be
created nor destroyed. Only transfer from one body to another. ये ओल्ड कंसेप्ट है ना कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। ये जो है ओनली ट्रांसफर होगा कहाँ से, तो वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट इसका समझिएगा, यानी हम लोग चलेंगे अब मॉडर्न कंसेप्ट में, है ना। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहते हैं, है ना, कि आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, या तो प्लस या तो माइनस, है ना, दोनों नहीं। आइसोलेटेड चार्ज और बाकी जो है कैन, आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर nor be destroyed. It can only transferred. It can only transferred. यानी इसको देखने के बाद हमें ये पता चल सकता है कि we can produce pair of charge. We can produce as well as destroy and destroy pair of charge. समझिए इस बात को, उसके बाद आगे चलते हैं। पुराना कंसेप्ट क्या था कि ऐसा ही सिंपल दिया गया था जैसे मास कंजर्वेशन का होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का होता है, ठीक उसी तरह से चार्ज कंजर्वेशन का था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जैसे ही एनर्जी हम प्लेटिनम के प्लेट पे डाले थे तो वहाँ से ऐसा हुआ कि एक प्लस और एक माइनस गायब हो गया, है ना, दोनों साथ साथ गायब हो गया। तो फिर मॉडर्न कंसेप्ट लाया गया आफ्टर कंक्लूजन, मॉडर्न फिजिक्स में दिया हुआ है, उस समय हम लोग डील करेंगे। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आइसोलेटेड चार्ज नहीं क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा। आइसोलेटेड फिर बता रहे हैं कि आइसोलेटेड का मतलब होता है या तो अकेला प्लस या तो अकेला माइनस, ना तो इसको हम बना सकते हैं, यानी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कर क्या करेंगे, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि अकेला प्लस और अकेला माइनस को तो नहीं हम डेवलप कर सकते हैं, बट वी कैन प्रोड्यूस और फिनिश यानी डिस्ट्रॉयड पेयर ऑफ चार्ज। ये हो गया, है ना, कंजर्वेशन का। इसको भी नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इसके बाद लिखते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट इससे रिलेटेड है कंसेप्ट। क्या कह रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है ना, कि पहला ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट आपका है कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, कहेंगे यस, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स कैन प्रोड्यूस्ड, नहीं कर सकते। नेट चार्ज मतलब प्लस और माइनस तो नहीं कर सकते, नो। नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स, नेट चार्ज कैन प्रोड्यूस, तो नो। तीसरा हम लोग एक और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट देखते हैं कि चार्ज कैन प्रोड्यूस, हाँ प्रोड्यूस करेंगे लेकिन पेयर में, है ना। चार्ज कैन प्रोड्यूस इन पेयर, तो बोलेंगे यस, पेयर में तो होता ही है, यस, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर डील करते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
आगे का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले वर्ड को समझिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए दुनिया में दो तरह का क्वांटिटी होता है ना। एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी होता है, कंटिन्यूअस है ना, और दूसरा जो होता है डिसकंटिन्यूअस है ना। देखिए इसको और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं है ना, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का घटना और बढ़ना दो तरीके से होता है, एक कंटिन्यूअस वे में और एक डिसकंटिन्यूअस वे में। जैसे हम लोग नंबरिंग सिस्टम करते हैं कि 1 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद 1 पॉइंट समथिंग, इस तरह से है ना, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। और दूसरा डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीढ़ी का चढ़ना है ना। एक सीढ़ी के बाद कोई 1.5 सीढ़ी चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, कभी नहीं हो सकता। एक के बाद वो जब भी चढ़ेगा तो दूसरा सीढ़ी या दूसरा उतरेगा भी तो हमेशा स्टेप 1 सीढ़ी का लेगा। और भी एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। जैसे अगर हम मार्कर से लिखते हैं तो हम, अगर मेरा मार्कर खत्म हो जाता है उसमें, तो हम कहेंगे कि मार्केट से आधा मार्कर लेकर के आइए, तो नहीं हो पॉसिबल है। जब भी मार्कर मिलता है तो एक मार्कर मिलेगा, स्केच जिसको बोलते हैं है ना। किसी को थप्पड़ लगाना है तो आधा थप्पड़ तो नहीं लगाते हैं, जब भी लगाते हैं तो एक लगाते हैं है ना। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका बढ़ना या घटना डिसकंटिन्यूअस वे में होता है, एक फिक्स अमाउंट में होता है ना। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं क्वांटाइजेशन। वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो दिया गया था है ना, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो दिया गया है 1906 में दिया गया था, 1906 में दिया गया था। और जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मिलिकन है ना, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था इनका, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं कि द चार्ज which is produced in body is always integral multiple of elementary charge, एलिमेंट्री चार्ज, इसको ई से इंडिकेट करते हैं। मतलब किसी बॉडी पर अगर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, ध्यान दीजिएगा, किसी बॉडी पर अगर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो वो प्रोड्यूस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर होता है जैसे, और इसी वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूला आया था Q बराबर NE। यहाँ पे N जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कह लो या नेगेटिव इंटीजर कह लो। इंटीजर मतलब जो समूचा होता है, जैसे +-1 +-2 इसी तरह से। आई के बारे में तो पता ही है, एलिमेंट्री चार्ज इसको बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। और वो एलिमेंट्री चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसी को एलिमेंट्री चार्ज बोलेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे, दोनों में तो अमाउंट सेम होता है, वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें देख लीजिए n के बारे में पता हो गया, n मतलब इंटीजर, e मतलब एलिमेंट्री चार्ज, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज, इतना बड़ा एलिमेंट्री को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल e से लिखते हैं। Q हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज जो बॉडी में प्रोड्यूस होगा है ना, या फिर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। इसको नोट कीजिए।
आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि कोई भी बॉडी पे चार्ज अगर प्रोड्यूस करना है तो हमेशा वो कितना होगा, है ना, या फिर कितना ट्रांसफर होगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, ये सब कुछ होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, है ना। और भी इसके ऊपर कंसेप्ट है, पहले नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप लिखिएगा इसको अच्छा से, है ना, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। अब देखिए बात ये आ जाता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, पहले लिख लेते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन एग्जिस्ट freely in universe या nature is called quanta of charge, है ना। अब देखिए क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है, और या फिर आप इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोल सकते हैं। एक पूरा बढ़िया सा डायग्राम आपको बता देते हैं, है ना, कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बराबर होता है चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और वो कितना के बराबर होता है 1.6 मैग्नीट्यूड में, है ना। ये इलेक्ट्रॉन में माइनस लग जाता है, प्रोटॉन में चूंकि पॉजिटिव पार्टिकल है तो प्लस लगेगा, -19 कूलम। और इसी को हम लोग पहले बोले थे क्या चीज़, एलिमेंट्री चार्ज, और यही इसी का नाम हम लोग देते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा, है ना। और यही जो है फ्री एग्जिस्ट करता है। ये सब इतना इसलिए लिखा गया किताब ताकि आप अच्छा से इसको कोरिलेट कीजिए। और चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो फ्री एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, इसलिए इसको एलिमेंट्री भी चार्ज बोलते हैं। सबसे कम चार्ज जो फ्री एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में वो कितना है, तो इतना है, इसीलिए इसका नाम क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोला जाता है ना। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी ये भी कह देगा कि क्वांटा ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो आपको लिख देते हैं कि वी कैन कैलकुलेट क्वांटा ऑफ चार्ज बाई HCF मेथड, है ना। HCF करके हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं। क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया से समझिएगा, नोट कीजिए पहले इसको, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन, कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑन वाई ड्रॉप फॉर different observation is given as below। कह रहा है कितना कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोकूलम, दूसरा में कितना दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम है, तीसरा में 20 माइक्रोकूलम है, और फोर्थ में है आपका 24 माइक्रोकूलम। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वांटा ऑफ चार्ज, सॉल्यूशन HCF मेथड से निकालिए, कॉमन फैक्टर निकाल करके, है ना। बन सकेगा बना लीजिएगा, बनाइए जल्दी से, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद बनेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये सब का LCM HCF निकालना है आपको, तो इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। थोड़ा जल्दी में हम लोग करते हैं
इसका फैक्टराइजेशन 8 माइक्रोकूलम का, 20 माइक्रोकूलम का और 24 माइक्रोकूलम का, है ना। इसका आ जाएगा आपका कितना कितना आ रहा है, इसका 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इसका 1 2 4 और 8 आएगा, और इसका आ जाएगा 1 2 4 5 10 20 आ जाएगा, और इसका है 1 2 3 4 6 8 12 24 आ रहा है ना। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट कीजिए, है ना। कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा, देखिए 1 सब में है, इसको सर्किल कीजिए, 2 सब में है, 2 सब में है, इसको सर्किल कीजिए, और 4 सब में, 4 सब में, और कोई नहीं, यानी कॉमन 1 आएगा, 2 आएगा, 4। अब इसका सबका HCF निकालेंगे तो HCF आ जाएगा आपका कितना, 4। चार्ज का है तो माइक्रो, दैट इज ये क्या है, क्वांटा। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना, उसमें से आउट ऑफ देम कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन जो है एक छोटा सा कंसेप्ट आपका जो बताया गया था, Q बराबर NE पे बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। कैसे बनेगा वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने, चाहे वो इजी न्यूमेरिकल हो या फिर वास्ट हो, है ना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ रहता है उसको पहले लिखिए। हाँ, स्टार्टिंग जो कीजिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल बना करके कीजिए, ताकि आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है मन में ये भरा हुआ रहता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसको दूर कीजिए कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा, है ना, बन रहा है हमसे, उसके बाद बनाइएगा तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप मेहनत करके बना सकते हैं। इसलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया गया है ना, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है ना। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 कूलम, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए Q बराबर, वी हैव फॉर्मूला कि Q बराबर Ne होता है, तो N बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई E, और Q का वैल्यू बताओ कितना है, 1 कूलम, और E का वैल्यू 1.6, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, याद कर लीजिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। शायद यही आंसर है जी, यही है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपल है ना। आपको क्या कह रहा है कि कहना बॉडी है वह चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। पूछ रहा है आपसे कि क्या एक बॉडी पे इतना चार्ज रह सकता है, तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, वही फॉर्मूला से, है ना। यहाँ पे देखिए चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो Q बराबर NE से अगर आप N बराबर निकालना चाहें तो Q E लिख सकते हैं। अब Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो इतना दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 19, 16 3 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा यानी 3/10 आ जाएगा। अब 3/10 दैट इज 0.3। अब देखिए n का जो वैल्यू आया है 3/10, या कह सकते हो 0.3, क्या ये इंटीजर है, n जो है इंटीजर नहीं है। तो अगर n इंटीजर नहीं है तो हम बोलेंगे कि कोई भी बॉडी इतना कूलम चार्ज नहीं रख सकता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं Q बराबर NE का फॉर्मूला में, है ना, n हमेशा क्या रहता था, इंटीजर। तो यहाँ पे तो n इंटीजर नहीं आ गया, वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। हम होमवर्क दे देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है ना, वो मिल जाएगा आपको डाटा। चलिए मिटा देते हैं। PDF के फॉर्म में हम दे देते हैं, है ना, सबको मिल जाएगा, आपको जो ग्रुप में शामिल है सबको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कुछ कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से है ना। उसके बाद हम लोग क्वार्क कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको बता देते हैं। होमवर्क आप ले लीजिएगा, है ना। इफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है कि इफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्वायर्ड by a body in every second, है ना, by a body in every second, एक सेकेंड में इतना, the time required
टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम विल बी, कितना टाइम लगेगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2 आवर, दूसरा ऑप्शन है 2 डेज, तीसरा ऑप्शन है 20 ईयर्स, सॉरी 2 ईयर्स, और चौथा है लगभग 20 ईयर्स। ये थोड़ा सा बना के देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, उसी पे बनेगा, है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या कह रहा है। इफ 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्वायर्ड बाई अ बॉडी इन एवरी सेकेंड, तो यहीं से तो पहली बात पता चलता है कि इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड कितना हो जाएगा? तो देखिए Q बराबर एन ई से, Q बराबर एन ई से, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, 10 to the power 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to the power 10, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताते जा रहे हैं, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 सेकेंड में आपका चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power कितना, -9, है ना। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -9। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम विल बी। अब देखिए 1 सेकेंड में इतना चार्ज, है ना, 1 सेकेंड में इतना चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम लगेगा? तो हम लिख सकते हैं इतना कूलम हो गया, इतना कूलम हो गया। Q बराबर यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, अमाउंट कर लीजिए चार्ज का, इन 1 सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज लिख लो तो अच्छा रहेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखिए चूंकि और लगा दीजिए कि 1.6 इंटू 10 to the power -9 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में डिपॉजिट होता है या एक्वायर्ड होता है, इसलिए 1 कूलम चार्ज कितना टाइम लेगा? तो 1/1.6 इंटू 10 to the power -9 इतना हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो सबसे पहले ऊपर 10 to the power 19 लिख दिए, 9 होगा, 10 to the power 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16 कर देते हैं, कटाएंगे इसको 5 8, यानी कि आपका आया कितना 5/8 इंटू 10 to the power 9, ये सेकेंड है, ये क्या चीज में, सेकेंड। अब बताइए कि यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ नहीं है सेकेंड में, तो आंसर सेकेंड में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं कितना आएगा, है ना। रेगुलरली करते जाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम आंसर को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट की ओर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, हमारा रिजल्ट है, टाइम जो है वो 5/8 इंटू 10 to the power कितना आया जी, 9। अब देखो ये सेकेंड में है, तो अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई, आवर में तो फिर 60 से, है ना, और उसके बाद दिन में तो 24 से, और उसी तरह से एक साल में तो 365, ऐसे करिएगा तो लगभग आपका आएगा 19.8 ईयर्स, 19.8 ईयर्स। और आपके क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है 20 ईयर्स, जो इसके नियरेस्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, होमवर्क मिल जाएगा आपके ग्रुप में, है ना, तो बना लीजिएगा। आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए क्वार्क थ्योरी, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्वार्क थ्योरी, क्वार्क
थ्योरी। एक साइंटिस्ट का नाम है गैलमार्क। अकॉर्डिंग टू गैलमार्क 6 टाइप ऑफ क्वार्क पार्टिकल एग्जिस्ट इन नेचर। लिख सकते हो 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क पार्टिकल exist in nature. Out of them 2 is main. 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मेन। और क्या मेन है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज, एक का नाम दिया जाता है अप क्वार्क पार्टिकल, यानी अप क्वार्क उसको बोलते हैं। इसको U से इंडिकेट करेंगे और ये होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन। और एक होता है डाउन क्वार्क, दैट इज D और -2/3। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल आता होगा कि 6 तरह का ये क्वार्क पार्टिकल है, उसमें 2 इम्पोर्टेंट है, तो इसका काम क्या है। तो क्वार्क पार्टिकल जो है उसका यूज है, जो ये जो क्वार्क पार्टिकल है वो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसी पार्टिकल से बनता है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि क्वार्क इज एलिमेंट्री चार्ज, क्वार्क इज एलिमेंट्री चार्ज विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो एलिमेंट्री चार्ज पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन पहले जो एलिमेंट्री चार्ज है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब जो ये बता रहे हैं क्वार्क जो है ये सब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर ये बनता कैसे है। तो इसका काम क्या है, ये हाईली अनस्टेबल होता है ना, और रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ, और क्वार्क पार्टिकल जो है मेन रूप से ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में। तो कैसे कैसे क्या है ये देखते हैं, है ना। प्रोटॉन कैसे बनता है, प्रोटॉन इसमें 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होगा, और एक हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसमें जो है एक डाउन है, सॉरी 2 डाउन होगा और एक अप होगा। देखिए इसमें अप में कितना लिए थे 2/3 प्लस 2/3 और प्लस, लेकिन माइनस रहेगा 2/3। देखिए कितना आ जाएगा, है ना। टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा सॉल्यूशन नियर अबाउट, सॉरी एक डाउन है ना, यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा पहले। तो 2/3 1/3, तब जाकर के आपका आ जाता है नियर अबाउट +1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1 एलिमेंट्री चार्ज। तो 1 एलिमेंट्री चार्ज, तो इसको हम बना सकते हैं डिजाइन के तौर पे लिख लीजिए, और क्या है ना। 2 इसमें अप है, एक डाउन है ना, 2 अप है एक डाउन है। अब उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, प्लस -1/3 और प्लस यहाँ पे अप में कितना हो जाएगा 2/3, और इसको कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका देख लीजिए एक तरह का सिंबॉलिक, ये ऐसे ही बना देते हैं याद रखने के लिए, 2 डाउन एक अप, नोट कर लीजिए इसको। हाँ एक बात यहाँ पे है, इसके पहले थोड़ा सा एरर था, है ना। अप के जगह पे तो ठीक था, डाउन के जगह पे वहाँ -1/3 कर लेना, है ना, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए अभी तक जो कहानी चल रहा था वो पॉइंट चार्ज पे था, बट हमारे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन है ना, बहुत सारा टाइप्स का बॉडी होता है, 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी। तो उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी, इसको 3 कैटेगरी में किया गया है। कौन कौन बॉडी, यानी 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी और कौन सा है 3 डायमेंशनल बॉडी। तो अब एक चार्ज जो है 1 डायमेंशनल मतलब ये लीनियर रहेगा, 2 डायमेंशनल मतलब ये एरियल रहेगा, लंबाई भी होगा इसमें और चौड़ाई भी होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगा। फिर ध्यान में 3 डायमेंशनल तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होगा, है ना। इसमें L भी होगा, B भी होगा, H भी होगा। देखिए इसमें एक बात और बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें मोटाई नहीं है, विड्थ नहीं है। 1 डायमेंशनल बॉडी उसको कहते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा लंबाई हो एज कंपेयर टू चौड़ाई, है ना। चौड़ाई की तुलना में लंबाई बहुत ज़्यादा है, जो वही उसी को हम कंसीडर करते हैं, तो वो 1 डायमेंशनल बॉडी कहलाता है। अब देखिए पेपर, आप जो नोटबुक का पेज है उसमें क्या थिकनेस नहीं रहता है, क्या रहता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई की तुलना में उसका जो थिकनेस है वो कम है, इसीलिए इसको 2D बॉडी बोला गया है, जिसमें कि 2 डायमेंशन शामिल हो। इसमें देखिए 3D, यानी पूरा किताब है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए और 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए अलग अलग चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया गया है। तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। चलिए समझिएगा आप, है ना। फॉर 1 डायमेंशनल बॉडी, फॉर 1D 1 डायमेंशनल बॉडी में चार्ज का जो डेंसिटी डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। ये होता क्या है, तो चार्ज रेशियो है चार्ज बाई लेंथ, दैट इज आप कह सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये है ना। इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अच्छा थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन अगर लगा दें, ये तो हो गया बड़ा सा लेंथ के लिए। अगर छोटा सा लेंथ के लिए, जब छोटा सा लेंथ होगा तो उस पर चार्ज का डिपोजिट भी छोटा होगा, यानी dQ बराबर क्या हम लैम्डा इंटू DL लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा है। इसका यूज है बहुत सारा, नोट कर लीजिए। दूसरा जो है हम लोग बात करेंगे फॉर 2D बॉडी के लिए, यानी इसका हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ तो ऊपर में चार्ज ही रहेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ लेंथ की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ए लिखेंगे। दैट इज अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इसीलिए ये याद रखने वाली बात है। और Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। अगर डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो DQ बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू DA। नोट कर लीजिए, एक और बचता है, इसको भी जल्दी से नोट कीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट, आगे एक बचता है 3D बॉडी के लिए, है ना, वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट 3D के लिए क्या है, फॉर 3D ऑब्जेक्ट, फॉर 3D ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान दीजिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या बल्क चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। इसको रो से इंडिकेट किया जाता है। और ये फिर वही बात है, चार्ज बाई यानी चार्ज Q बाई वॉल्यूम, जिसमें जो कंसीडर किया जाता है नीचे वही लिखाता है, यानी वॉल्यूम भी हो गया। तो देख सकते हैं Q बराबर, ये रो बराबर आ जाता है Q बाई भी, फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। और इसीलिए Q बराबर आ जाएगा रो भी, और अगर आप छोटा सा वॉल्यूम लेंगे तो उस पर चार्ज भी छोटा सा रहेगा, दैट इज DQ इज इक्वल टू रो इंटू DV।
नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, बनाइएगा, पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे क्वेश्चन है ना, कि आ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ इतना माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, है ना। न्यू साइन है इसका। कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आप बताइए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज बाई एरिया होता है। तो चार्ज आपको पता है, चार्ज कितना दिया हुआ है ना, 31.41 माइक्रो है। इसका मतलब 10⁻6 कूलम में हो गया। और एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कीजिएगा किस में, है ना, ये सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कीजिएगा तो 5/100 हो जाएगा, यानी कि 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद जो आंसर हो जाएगा आ जाएगा, और नियर अबाउट वो आंसर आने को है जो भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 4πr² आपका एरिया रहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा। सिग्मा बराबर Q/A, तो एरिया हो जाता है 4πr², और Q का वैल्यू है ये 10⁻⁻6 इसलिए लिखे क्योंकि ये माइक्रो है ना, और r² है। सॉल्व कीजिएगा, नियर अबाउट आंसर आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये है, एक सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। एक दो बता देते हैं और 2-3 होमवर्क में दे देते हैं। 2 स्फीयर हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2। तो मान लेते हैं कि 2 स्फीयर है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। एक का रेडियस मानते हैं r, तो दूसरा का रेडियस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। चलिए ठीक है। कंपेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कंपेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ द, और दिया हुआ है रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम, मतलब यहाँ पे रेडियस तो r1 आपका दिया हुआ है r, यहाँ r2 दिया हुआ है 2r, और देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ चार्ज यानी Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 कूलम या 1 मान लो, है ना। और Q2 का दिया हुआ है कितना, रेशियो के फॉर्म में कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं, मान लिया गया है ना। फिर से समझिए, 2 स्फीयर हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2, है ना। तो एक को r मान लेते हैं तो दूसरा 2r हो जाएगा। कंपेयर द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब कह रहा है कंपेयर करने के लिए सिग्मा 1/σ2 इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम 1:2। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए इसका निकालिए, आ जाएगा। सिग्मा कैसे लिखते हैं? तो चार्ज Q1 बटा एरिया A1 डिवाइडेड बाई, इसको कैसे लिखेंगे? तो Q2 बटा A2, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? Q1/A1 इंटू A2 बाई Q2, और वैल्यू को पुट कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करके बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। ऊपर मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 1/σ2 इज इक्वल टू, अब देखिए Q1 का वैल्यू कितना रखें? 1 रख लो, डिवाइडेड बाई एरिया A1, तो A1 हो जाएगा 4πr², और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया हुआ A2, तो A2 हो जाएगा 4π, कितना हो जाएगा? R2 है जो कि 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। ऑन सॉल्विंग हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2/1, 2/1 दैट इज 2:1। नोट कर लीजिए, इसको भी समझ में आ गया होगा। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना।